तो सबसे पहले उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, ठीक है। और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जितने लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, आप सभी के सभी लोग, ठीक है। सेशन को लाइक कर दिया है हाथ ऊपर कर देंगे, क्योंकि जैसे ही सेशन स्टार्ट किया है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना योगदान दे दिया था। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि दीवाने अमीर को ही ये किस विभाग, इसकी विभाग की स्थापना किसने की थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। दीवाने अमीर को ही, या फिर इसको अमीर को ही, ठीक है, दीवाने को ही भी बोला जाता है, आप लोगों को याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। तो दीवाने अमीर को ही नाम का जो डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, ये इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये दीवाने अमीर को ही किस चीज से रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। तो दीवाने अमीर को ही या अमीर को ही नाम का जो डिपार्टमेंट है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। एग्रीकल्चर से, कृषि से संबंधित था, ओके, कृषि विभाग था। ये भी क्वेश्चन कई सारे बार एग्जाम के अंदर में आया हुआ है कि किस चीज से रिलेटेड था, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आएगा, सभी लोग लिख देंगे। दो चीजें बोल रहा हूं आपको जो आपके कमेंट में लिखने आपने, दीवाने अमीर को ही लिखिए सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी लिख सकते हो आप मोहम्मद बिन तुगलक, और किस चीज से रिलेटेड था, एग्रीकल्चर या फिर कृषि से रिलेटेड था, ठीक है। ये भी लिख सकते हो आप लोग, कृषि से रिलेटेड था, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो सभी लोग लिख देंगे यहां पर में। चलिए, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर में स्थानांतरित कर दी थी, ये क्वेश्चन बनता है। जल्दी बताइए आप लोग, दिल्ली से अपनी राजधानी को कहां पर में उसने शिफ्ट कर दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली से अपनी राजधानी को शिफ्ट करके उसने दौलताबाद में शिफ्ट कर दिया था, ठीक है, दौलताबाद के अंदर में, दौलताबाद, ये भी याद रखना आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली से दौलताबाद कौन से मुगल शासक ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने शिफ्ट की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की प्रबल संभावना आप लोगों की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थल पर जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाला शहर है आप लोगों का जहां पर में जूते हुए खेत के साक्ष्य आप लोगों को मिले हैं। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य का मतलब होता है वहां पर में खेती की गई थी, इस बात के कंफर्म सबूत मिले हैं कि वहां पर में खेती की गई थी। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में कालीबंगान। अब आप लोग मुझे बताइए कि कालीबंगान कौन से राज्य के अंदर में, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ठीक है। तो कालीबंगान कौन से राज्य के अंदर में है, राज्य का नाम बताइए आप सभी के सभी लोग। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मोहनजोदारो, बनावली और हड़प्पा, ये कौन कौन से राज्य के अंदर में है, और कौन से, कितने भारत में है और कितने पाकिस्तान में है, इनमें से ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप सभी लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है आप लोगों को फ्रेंड्स कालीबंगान में मिला है। कालीबंगान आप लोगों को मिलेगा राजस्थान के अंदर में, ठीक है। मोहनजोदारो जो है ये पाकिस्तान के अंदर में है, पाकिस्तान के अंदर में। बनावली जो है फ्रेंड्स ये आप लोगों को मिलेगा भारत के अंदर में, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में। और हड़प्पा ये भी, ये पाकिस्तान के अंदर में आप लोगों का। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दो स्थल पाकिस्तान में है, कालीबंगान और बनावली भारत के अंदर में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जाम के अंदर में पूछे जाएंगे आप सभी लोगों से, ठीक है। जल्दी जल्दी से सभी लोग इन पॉइंट को लिख दीजिए। कालीबंगान राजस्थान में है, बनावली, ठीक है, हड़प्पा के अंदर, आप लोग हरियाणा के अंदर में है, मोहनजोदारो और हड़प्पा। अच्छा, दो चीजें और बताता हूं मैं आप लोगों को जो एग्जाम के अंदर में आने वाली है। सभी लोग पहले कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे, सभी के सभी बच्चे। एक्टिविटी जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ोगे, ये चीज ध्यान रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो पाकिस्तान में कौन सी रिवर के किनारे पे बसा हुआ है। एक एक पॉइंट, एक एक बच्चा एक एक क्वेश्चन आगे करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता जा रहा है, अपना भविष्य और ज्यादा बेहतर बनाते जा रहा है, अपने परिवार का भविष्य और ज्यादा बेहतर बनाता जा रहा है। अगर आप लोग जो है एक एक चीज भी सीख रहे हो तो हर एक एफर्ट आपका वो ऐड हो रहा है आपके परिवार की खुशियों के अंदर में। मोहनजोदारो जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, ये सिंधु नदी जो है, इंडस रिवर, उसके किनारे पे बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे पे। वही मैं हड़प्पा की बात करूं तो ये रावी नदी है पाकिस्तान के अंदर में, वहां पर मैं बसा हुआ है, ठीक है। रावी नदी के किनारे के ऊपर में है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे पे। बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर्स कर रहे हो, कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहिए। जैसे देख रहे हो आप लोग बहुत सारे बच्चे आंसर्स कर रहे हैं। तो मोहनजोदारो हड़प्पा, जो मोहनजोदारो है सिंधु नदी के किनारे पे, और हड़प्पा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे के ऊपर में। दोनों ही पॉइंट्स याद रखने आप लोगों ने, लिखते जाएंगे कमेंट के अंदर में सभी के सभी लोग, ओके। चलिए नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर में, ठीक है। आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन का आंसर करना है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर देश की जलवायु को प्रभावित करती है, ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, तो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इसी पर बेस जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आया था अभी बीपीएससी प्रीलिम्स में, 4 जनवरी 2025 को बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन आया। देखिए यहाँ पर मैं बोला गया है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो मध्य से होकर गुजरती है और भारत के जलवायु को भी प्रभावित करती है, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो लैटिट्यूडनल
जो वैल्यू है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा आंसर हो जाएगा, एनसीईआरटी के अंदर में दिया हुआ है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, सुपर टेट, बीपीएससी, टीआरई कहीं पे भी पूछे जाने की संभावना बन जाती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा सभी के सभी लोग। और जितने भी बच्चे अगर चाहते हैं कि एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लोगों को बताता रहूं, तो सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे, ठीक है। जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए। अब बात आती है आप लोगों की कर्क रेखा की। तो मुझे बताओ कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों में से जाती है, कितने राज्य है, कितने राज्यों में से जाती है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से ये फिल इन द ब्लैंक सभी बच्चों ने भरना है यहां पर में, ठीक है, कितने राज्यों में से जाती है। इसके अलावा, ठीक है, क्या आप मुझे वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट तक के सारे राज्यों के नाम बता सकते हो। एकदम एकदम आप लोगों ने जो है ऑर्डर में बताना है, वेस्ट से स्टार्ट करके ईस्ट में। देखे कितने बच्चे बता पाते, कोशिश तो करो, कोशिश तो करो, ठीक है। 8 राज्य है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर में आठों के आठों राज्य जो है फ्रेंड्स ध्यान रख सकते हो। ओके, देखिए वैसे तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले गुजरात के अंदर में जाती है, ठीक है, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ओके, तो इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है हमेशा। पहले जाती है गुजरात के अंदर में, फिर राजस्थान में एंटर करती है ये। वेस्ट से बात करो, जाती ऐसी नहीं है कि वो कहीं से ट्रेवल कर रही है, मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ का बता रहा हूँ। फिर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका एक्सटेंट है और सबसे कम राजस्थान में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लेंथ है, राजस्थान में सबसे कम। फिर जाती है ये छत्तीसगढ़ के अंदर में, फिर जाती है झारखंड के अंदर में, ठीक है, फिर ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ओके, उसके बाद में त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा, और उसके बाद में फिर मिजोरम, ठीक है, मिजोरम के अंदर में, मिजोरम। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है, कमेंट के अंदर में लिखते रहेंगे सभी के सभी लोग। 591 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोग सेशन को जो है वो आगे बढ़ाते जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के ऐसे कौन से 2 राज्य है जिनके जिनके अंदर में से कर्क रेखा जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के नाम बताइए आप लोग। आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पर में लिखा हुआ है, उत्तर पूर्वी भारत के, ठीक है, जो 7 सिस्टर्स जो स्टेट कहा जाता है, उनमें से कितने राज्य ऐसे जिनमें से जाती है ये, जल्दी से बताइए आप लोग। 7 सिस्टर्स पूर्वोत्तर भारत की, त्रिपुरा और मिजोरम। तृप्ति यादव ने सबसे पहले आंसर कर दिया था यहाँ पर में, उसके बाद में कंचन कुमारी ने कर दिया था, प्रियांशु कुमारी ने कर दिया था, ठीक है, रुचि कुमारी ने, राय स्टडी ने, ठीक है, त्रिचा, पूजा टीचिंग जो है उन्होंने, सीमा ने, ठीक है, बहुत बढ़िया। AR रहमान भी हमारे साथ में, उन्होंने भी कर दिया, रोहित कुमार ने भी कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग जो है कंटिन्यूसली आंसर्स करते जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने करते रहना है फ्रेंड्स। ओके, चलिए, तो 8 राज्यों में से जाती है। बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद लगा दिया जाए, ठीक है, कि कौन से राज्य में से जाती है, बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अगर उन ऑप्शन में से मेरे को आंसर बता दे तो मान जाएंगे आप लोगों को। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तक है वो कौन सी है, जल्दी बताइए इनमें से। जियाउद्दीन बर्नी, इनमें से कौन सी पुस्तक है जो जियाउद्दीन बर्नी की है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं फतवा है जहांदरी जो है आप लोगों का, ठीक है, ये जियाउद्दीन बर्नी जो है उन्होंने लिखी थी, फतवा है जहांदरी, ठीक है। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स तारीख फिरोज शाही, ठीक है, ये पुस्तक है। तो 2 पुस्तकें याद रखना है तुमने, तुम्हारे मामा के लड़के की, ठीक है, बर्नी की। एक है, ओके, फतवा ए जहांदरी, ओके, फतवा ए जहांदरी, फतवा बहुत ज्यादा फेमस पुस्तक है, फतवा ए जहांदरी, जहांदरी, ठीक है, मैं दूसरे पेन से लिख देता हूं, फतवा, फतवा ए जहांदरी, जहांदरी, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। और एक जो है आप लोगों का याद रखना है तारीख फिरोज शाही, ठीक है, दूसरी है तारीख फिरोज शाही। तो तारीख फिरोज शाही यहाँ पर में दी हुई है, तो आंसर आप लोगों का हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये दोनों के दोनों लाग याद रखिए आप लोग यहाँ पर में। सर लड़का है या लड़की है, अरे बर्नी है तो मतलब ऐसा थोड़ी है यहाँ पर में, ठीक है, कि लड़का ही हो लड़की होगा करके। जियाउद्दीन बर्नी नाम, सरने में उसका बर्नी, ठीक है। बुक और ऑथर के ऊपर में भी करवा दीजिए सर एक लेक्चर, बिल्कुल, चलिए मैं आपको बुक और ऑथर के ऊपर में भी एक लेक्चर करा दूंगा। नाउ फ्रेंड्स, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बता दो आप लोग। है हिम्मत, बता सकते हो आप लोग यहाँ पर में इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आया है 4 जनवरी, ठीक है, 1925 में 2000, ठीक है, 25 के अंदर में, बीपीएससी प्रीलिम्स में, बीपीएससी प्रीलिम्स के अंदर में क्वेश्चन आया है आपका, री एग्जाम में, री एग्जाम जो हुई है उसके अंदर में। बताओ, देखो अब आप लोग आंसर लगा सकते हो इसका, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा।
कि कौन सा राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स, इनमें से बिहार में से तो नहीं जाती, उत्तर प्रदेश में से भी नहीं जाती, उड़ीसा में से भी नहीं जाती, मेघालय से भी नहीं जाती, तो कोई भी आंसर यहाँ है ही नहीं। तो आपने देखा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत सेट कर दिया। कौन से राज्य से होकर गुजरती है, किसी भी राज्य से होकर नहीं गुजरती यहाँ पर में, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर में आप लोगों का जो है फ्रेंड्स, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उनमें से कोई नहीं दिया है, ठीक है। और ई ऑप्शन भी नहीं था एग्जाम के अंदर में, ई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा यहाँ पर में, ठीक है। मुझ में नहीं है सर ये हिम्मत, ये बीपीएससी, सिर्फ बीपीएससी ही कर सकता है ये क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल जावेद जायरा जी सही कह रहे हो आप, ठीक है, ये बीपीएससी ही कर सकता है। बीपीएससी ने 2023 के अंदर में सेंसस करा दी, ठीक है, जनगणना, जबकि हमको, भारत सरकार को और सब लोगों को पता है कि 2011 के बाद में सेंसस ही नहीं हुई है। बट बीपीएससी ने 2000 क्वेश्चन पूछा 2023 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ है, 2023 में तो जनगणना ही नहीं हुई, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोगों का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते, किस मुगल शासक का उपनाम जफर था, उपनाम या पेन नेम। देखिए पेन नेम, अब एक बार ना मैं ये क्वेश्चन जब पढ़ा रहा था पेड क्लास के अंदर में, एक बार मुझे याद है कि वो बच्चे ने बोला कि पेन नेम जो बोला उसको, तो बोला सर मतलब मुगल राजा के नाम याद करना कठिन है, उनके उनके पेन का भी नाम याद रखना पड़ेगा कि उनके पेन का क्या नाम था। अरे भाई उनके पेन का नाम याद नहीं रखना है कि उनका, उनके कलम का नाम क्या था। उनका नाम बेसिकली कि जब वो कोई शायरी वगैरह लिखते थे तो नीचे में जो नाम लिखते थे वो वाला नाम की बात कर रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मान लो, ठीक है, यहाँ पर में कोई मुगल बादशाह है आपका, ओके, किसका नाम जफर था। तो देखते कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। कुछ लोग बहादुर शाह वन आंसर लगा रहे हैं, कुछ लोग मोहम्मद शाह, कुछ बहादुर शाह द्वितीय, कुछ फारूक सियार आंसर लगा रहे हैं। तो आंसर आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बहादुर शाह है, लेकिन बहादुर शाह सेकंड है, ठीक है, बहादुर शाह द सेकंड। ये मुगल बादशाहों की सूची के अंदर में 20वें नंबर के बादशाह थे, 20th एंड लास्ट, आखिरी और 20वें नंबर के मुगल बादशाह, ठीक है। कौन, बहादुर शाह दो, जिनको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था। बहादुर शाह दो क्यों बोलते थे इनको, क्योंकि इनसे पहले भी एक बहादुर शाह नाम के राजा हो चुके थे, ठीक है। अब ये बहादुर शाह दो जो थे, ये अंग्रेजों के पपेट, ठीक है, किंग थे, या पपेट जो है वो एम्परर थे। मतलब कि अंग्रेजों ने उनको अंग्रेज उनको पेंशन देते थे, वो अपने लाल किले में मस्त रहते थे, वहां पर में मुशायरा वगैरह जमता था, वहां पर में ही बस राजा 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 खेलते रहते थे वो, बस इतना ही था उनका, ठीक है। तो वहां पर में जो भी वो शायरी लिखते थे, काफी सारी अच्छी अच्छी शायरियां भी लिखी उन्होंने, ठीक है, तो वो अपना नाम जफर लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर में ये है हमारे बहादुर शाह दो, ठीक है, और ये एक बहुत सुंदर सी कन्या है, ठीक है, एक सुंदर सी कन्या, ओके, उसके यहाँ पर में तिल है। तो बहादुर शाह जफर जो है या बहादुर शाह दो जो है वो उसकी इसके तिल को देखकर कहेंगे कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, अब मैं समझा तेरे रुखसार पे तिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है, ठीक है, कि भाई दौलत हुस्न पे दरबान बिठा रखा है। तो ये बहादुर शाह जफर जो है ये लिखेंगे और नीचे में अपना नाम जफर लिख देंगे, बस इतना, ये है उनका पेन नेम। पेन नेम मतलब उन्होंने मस्त पैकी एक शायरी लिखी और उसमें नीचे में जफर लिख दिया उन्होंने, ओके। चलिए, तो ये इसका मतलब था तिल का, ओके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। साहिबुत जमानी जो है, साहिबात उस जमानी, ये किसकी जो है उपाधि थी, ये बताना है आप लोगों ने, साहिबात उस जमानी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं साहिबात उस जमानी, ठीक है, तो ये जो थी आपके, इनका औरंगजेब की बहन थी, ठीक है, उनको औरंगजेब ने जो है अपनी बहन को साहिबात उस जमानी, ठीक है, मतलब कि पूरे जमाने की बहन की उपाधि दी थी उन्होंने, ठीक है, वो दिया था उन्होंने जहां आरा को, जहां आरा को, अपनी सिस्टर को। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जहां आरा जो है फ्रेंड्स, ये औरंगजेब की सबसे बड़ी बहन और शाहजहां और मुमताज महल जो थे उनकी सबसे बड़ी बेटी थी, ये एल्डेस्ट डॉटर थी, ठीक है। तो मुमताज महल की मृत्यु के बाद में अपने जो है बाकी छोटे भाई बहनों को उन्होंने मदर की तरह ही संभाला था। तो अपनी जो बहन थी उनको, जहां आरा को, उन्होंने साहिबात उस जमानी की उपाधि दी थी। ये बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है, साहिबात उस जमानी, ठीक है। उर्मिला कुमारी जी बोले सर आपका क्लास मेरे हस्बैंड भी देखते हैं और आपका पढ़ाने की तारीफ करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है उर्मिला जी, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो दो चार शायरी वो याद कर लेंगे तो काम आएंगी उनके, मतलब उनके काम आ सकती है ना जो जो भी शायरी मैं सुना रहा हूँ, मतलब बाजू आजू बाजू वालों को सुनाने के लिए। तो ठीक है, चलिए साहिबात उस जमानी, ये याद रखना है आप लोगों ने, जहां का नाम था। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट एवर नोन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन वुमेन, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
किसी भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है? तो एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का। किसी भारतीय महिला की पहली आत्मकथा, मतलब वो महिला भारतीय होनी चाहिए, ठीक है, और आत्मकथा उसने लिखी है खुद की अपने बारे में, और पहली ज्ञात मतलब पहली बार, पहला हमको पता है, तो वो है फ्रेंड्स अमार जीवन। बट लिखा किसने है ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसने लिखा है अमार जीवन, ठीक है, लिखा किसने है? बांग्ला भाषा के अंदर में लिखा था राज सुंदरी देवी ने, वेरी गुड, ठीक है। तो राज सुंदरी देवी जो है इन्होंने लिखा है फ्रेंड्स बंगाली भाषा के अंदर में, ठीक है, अमार जीवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और ये काफी सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है, इवन रीट के अंदर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का। तो पहली किसी भी भारतीय महिला की पहली आत्मकथा, ज्ञात आत्मकथा महिला ने लिखी हो, वो है अमार जीवन, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, राज सुंदरी देवी जो है उन्होंने लिखी थी 1876 के अंदर में, प्लीज इसको भी याद रखिएगा। अमार जीवन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है मेरी लाइफ, मेरा मेरा जीवन, माई लाइफ। ओके, तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का यहाँ पर मैं बताना कि फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, इंग्लैंड, स्पेन, आप लोग बताइए जल्दी से कि इनके उपनिवेश किसके किसके थे। ये एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पर, ठीक है, एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ में आप लोगों को करवाता रहूं मैं, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहां पर मैं हमेशा याद रखना एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पूरा का पूरा लिस्ट आपको, इसी वजह से इंग्लैंड जो है वो अपने आप को जमाई समझता था, जमाई राजा, हर जगह पे जाके, ठीक है, और वहीं पे जाके बस जाता था, तो जमैका, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। सी की जोड़ी 1 के साथ लगने वाली है, सी की जोड़ी 1 के साथ, और सी की जोड़ी 1 के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी हुई है, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फ्रांस जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, सेंट डोमिंगो, ठीक है, कैरिबियन आइलैंड है ये, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में छोटे छोटे से आइलैंड्स है, वहां पर में सेंट डोमिंगो नाम का एक आइलैंड है, वहां पर में उन्होंने अपनी बना ली थी। पुर्तगाल, ठीक है, तो पुर्तगाल जो है फ्रेंड्स उन्होंने ब्राजील के अंदर में अपनी कॉलोनी बसाई थी, ठीक है, ब्राजील में। और जो बच जाता है आपका स्पेन, स्पेन जो है वेन वेनेजुएला के अंदर में, ठीक है। तो इस तरीके से ए की जोड़ी, फ्रांस की जोड़ी लगेंगी सेंट डोमिंगो के साथ में 2 के साथ, पुर्तगाल की ब्राजील मतलब 4 के साथ में, सी इंग्लैंड की लगेंगी 1 के साथ में, ठीक है, जमैका, और डी, ठीक है, स्पेन 3 के साथ में, वेनेजुएला। तो आंसर आपका ये हो गया। ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है इस प्रकार से, जो मैंने आपको बताया है ये पूरा का पूरा ये है उसका, ठीक है, निचोड़। एनसीईआरटी के अंदर में ये दिया हुआ है। फ्रेंच जो है वो सेंट डोमिंगो जो है कैरिबियन आइलैंड वहां पर में, पुर्तगाल ने ब्राजील के अंदर में, इंग्लैंड ने जमैका के अंदर में, स्पेनिश लोगों ने वेनेजुएला के अंदर में इंडिगो प्लांटेशन शुरू कर दिया था, ठीक है। मराठा सेना का मुख्य आधार कौन सी थी, ठीक है, कृषक पशुचारकों के दलों को क्या कहा जाता था। देखिए मराठा सेना जो है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की, तो मराठा जो सेना थी, ठीक है, मराठा सेना, उनके अंदर में उनकी ताकत क्या थी, मेन ताकत क्या थी, जो उनके सैनिक थे उसमें ज्यादातर लोग जो थे कृषक थे, पशुचारक थे, मतलब खेती करने वाले लोग, पशु चराने वाले लोग थे, ठीक है। कौन से समुदाय के लोग थे, वो कुनबी समुदाय के लोग थे। आज भी महाराष्ट्र के अंदर में आपको कुनबी समुदाय के लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो सैनिक थे बड़े बड़े, हम यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहे देशमुख, पेशवा, सूबेदार, वो वाले बात नहीं कर रहे जो सैनिक सेनापति लेवल पे पहुंच गए। हम यहाँ बात कर रहे हैं आपके कि उनके जो कृषक और पशुचारक लोग थे, उनके सैनिक लोग, सेना में मुख्य आधार जो था वो था कुनबी लोगों का। अब इनको आदत थी ढलान वाले इलाकों में खेती करने की, पशु चराने की, तो पहाड़ी इलाकों के ऊपर में ये बहुत आसानी से इधर से उधर, उधर से इधर हो जाते थे, ठीक है। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स मराठा सेना ने काफी बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आप लोग। एक क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कराया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया 9 नवंबर 2020 को। बताइए, सेशन को लाइक करते रहेंगे जल्दी जल्दी से सभी लोग, ठीक है। जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि आगे में भी इसी तरीके से आपको सेशंस मिलते रहे बहुत सारे, तो आप लोग जल्दी जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे, ठीक है। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य आपको कहां पर में मिले हैं, कालीबंगान के अंदर में मिले हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। कालीबंगान कौन से राज्य के अंदर में है, आज स्टार्टिंग में ही हमने देखा है, ठीक है। तो राज्य का नाम आप लोग लिखोगे जल्दी से, कौन से राज्य में पड़ता है कालीबंगान, सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे जल्दी से, ठीक है। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर में एक एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम कुलिक किसको कहा जाता था, सार्तवाहा, नगर श्रेष्ठी, संधि विग्रहिका, कुमार अमात्य। देखो हमेशा याद रखना कुमार अमात्य, ये काफी सारे भारत के अंदर में काफी सारे समय में इस्तेमाल हुआ है। कुमार अमात्य मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री,
ठीक है, मुख्यमंत्री या एकदम प्राइम मिनिस्टर टाइप का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्री जो होता था उसको कुमार अमात्य कहते थे, ठीक है। तो 5 की जोड़ी सी के साथ लगनी चाहिए, तो 5 की जोड़ी सी के साथ में केवल एक ही जगह पे लगी है इस क्वेश्चन के अंदर में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। संधि विग्रही का, संधि विग्रही का मतलब भाई संधि करना और संधि जो है उसके अगेंस्ट में जाकर लड़ाई लड़ना। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा वॉर और पीस का मिनिस्टर, मतलब रक्षा मंत्री टाइप का, ठीक है। तो 4 की जोड़ी जो है वो ई के साथ में लगी नहीं है, तो यहाँ बिल्कुल लगी हुई है इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, ठीक है। तो ये कंफर्म होता जा रहा है, यहाँ भी है, बट ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही गए थे आपके, ठीक है। उसके बाद में नगर श्रेष्ठी, मतलब शहर के जो बड़े बड़े बैंकर्स होते थे, ठीक है, या व्यापारी होते थे, उनको कहा जाता था नगर श्रेष्ठी। बैंकर या फिर मर्चेंट, व्यापारी लोग शहर के। तो 3 की जोड़ी जो है वो डी के साथ में लगेंगी, चीफ बैंकर या व्यापारी, मर्चेंट मतलब व्यापारी, तो 3 की जोड़ी लगेंगी डी के साथ, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, देखिए यहाँ पर मैं लगा हुआ है 3 की जोड़ी डी के साथ, ठीक है। सार्थवाहा मतलब होता था लीडर, ठीक है। जब लोग व्यापार करने जाते थे ना, तो उनका कोई ना कोई लीडर तो होना चाहिए, पूरा ग्रुप में जा रहे हैं तो, ठीक है। तो उनका जो लीडर होता था उसको सार्थवाहा कहते थे। मान लीजिए यहाँ पर मैं ये पूरा का पूरे बहुत सारे 100-200 लोग जो है व्यापारी जा रहे हैं, तो कोई उनका एक लीडर है जो आगे आगे चल रहा है उनके साथ में, ठीक है। किसी से भी बात करनी है, किसी को जो सामान वगैरह बेचना है, तो ये बात करेगा सारे लोगों के बिहाफ में, सार्थवाहा लीडर। तो 2 की जोड़ी ए के साथ में यहाँ लगी हुई है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। बच गया आपका प्रथम कुलिक, मतलब चीफ क्राफ्ट पर्सन, मुख्य शिल्पकार उस इलाके का, ठीक है। 6 to 8 एनसीईआरटी करा देते सर तो अच्छा होता। पी कुमार जी, मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के सारे कोर्सेज के अंदर में आपको 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी का डू यू नो, एनसीईआरटी डू यू नो के ऊपर में आधारित 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दिए गए हैं, ठीक है। इतने सारी चीजें आपको अवेलेबल है टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में, आप जाइए, जाके देखिए, तो वहां पर में आपको पता चलेगा। ओके, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा वाला सुमेलिखित नहीं है? उससे पहले आप लोग ये वाला चीज देखिए, प्रथम कुलिक मैंने आपको बताया, ठीक है। जो क्राफ्ट पर्सन होता था, जो शिल्पकार होता था, उसको देते थे। नगर श्रेष्ठी जो बैंकर होता था उस इलाके का या व्यापारी होता था उसको। सार्थवाहा मतलब लीडर, सार्थवाहा मतलब लीडर, कारवा जो व्यापारियों का कारवा है उसका लीडर। महादंड नायक मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर, ठीक है। चीफ जुडिशियल ऑफिसर मतलब मुख्य न्यायिक अधिकारी, जो जज टाइप का। संधि विग्रही का मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, रक्षा मंत्री टाइप का। कुमारामात्य मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वाला मंत्री। हमारे कुमारामात्य कौन से, हमारे देश के भी कुमारामात्य कौन है, बता सकते हो क्या आप लोग? हमारे देश के कुमार अमात्य कौन है अभी फिलहाल के अंदर में, ठीक है। ओके, बताइए। नाउ फ्रेंड देखिए, एचटेट के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन आप लोगों का, इसका आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे महादंड नायक की, तो मैंने अभी आपको बताया कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर आपका। नगर श्रेष्ठी मतलब चीफ बैंकर या मर्चेंट। सार्थवाहा मतलब लीडर ऑफ मर्चेंट, ठीक है। उपरिक नहीं है, चीफ क्राफ्ट पर्सन को बोलते थे प्रथम कुलिक, तो ये आप लोगों का गलत है। उपरिक नहीं बोलते थे उसको, उसको बोलते थे आप लोगों का प्रथम कुलिक, प्रथम कुलिक। आप देखिए ना यहाँ पर में, जो चीफ क्राफ्ट पर्सन होता था उसको प्रथम कुलिक बोला जाता था, मुख्य शिल्पकार को प्रथम कुलिक बोलते थे, ठीक है, उपरिक नहीं बोलते थे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग एकदम स्पीड में। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। विष्णुगुप्त ने लिखी है। विष्णुगुप्त को ही आप लोग जो है चाणक्य भी कहते हो, चाणक्य, ठीक है, या इनको कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है, विष्णुगुप्त या कौटिल्य या चाणक्य, एक ही बात है, ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मेगास्थनीज ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है इंडिका, इंडिका। ओके, चलो। तो संस्कृत भाषा के अंदर में लिखी है, कौटिल्य या चाणक्य भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर थे ये, मौर्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टीचर। भारतीय रेलवे के जनक किनको कहा जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसको कहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी जो है फ्रेंड्स, इनको कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में जो है सबसे पहले रेलवे जो है वो चली थी। आपको ये बताना है कि ईयर कौन सा था जिस समय में भारत के अंदर में पहली बार रेलवे चली थी, ठीक है। तो बताइए जल्दी जल्दी से आप सभी के सभी लोग, ठीक है। देखते कितने लोग यहाँ पर मैं आंसर कर पाते हैं, जल्दी से आंसर करेंगे सभी के सभी लोग। कौन सा साल था जिस साल पहली बार रेलवे चली थी भारत में? बहुत बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, ठीक है। मुंबई से बोरी बंदर के बीच में चली थी रेल 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। 16 अप्रैल 1853, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 1853 याद रख लो, या फिर अगर बहुत ज्यादा याद रखना है तो 16 अप्रैल, ठीक है, 1853 को, ठीक है, पहली बार रेल चली थी मुंबई से बोरबंदर के बीच में, ठीक है।
देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? ठीक है, सेल्फ प्लव। मतलब ये मिट्टी क्या होती है ना, पता है, जब ठंड का मौसम आता है तो ऐसे फट जाती है मिट्टी, ठीक है, और वो वापस से मिल जाती है, तो खुद ब खुद जो है वो रोटेट होते रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है, थोड़ा बहुत उसका ऊपर जो ऊपर वाला स्ट्राटा है, जो उसका लेयर जो है उसकी, वो ऊपर नीचे होती रहती है। स्वतः कृषि मिट्टी इसीलिए कहा जाता है इसको। और हमने उसको देखा हुआ भी है यार, ठीक है। जो काली मिट्टी है आप लोगों की, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल ये होती है एक्चुअल में, ठीक है, ऐसी फट जाती है मिट्टी, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो बॉल इसमें चला जाता है, बड़े मुश्किल से फिर निकालना पड़ता है, बहुत ज्यादा अंदर चला गया तो फिर निकलता भी नहीं है बॉल, ठीक है, ऐसे फट जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पैर लग के गिर जाते हैं, ठीक है, उसमें फंस के, तो ये मिट्टी जो है तड़क जाती है आप लोगों की, ठीक है, और फिर वो वापस से बारिश का मौसम और जब धूप का मौसम होता है फिर से वो हो जाती है। इसी वजह से इसको स्वतः कृषि मिट्टी, सेल्फ प्लॉव मिट्टी बोला जाता है, काली मिट्टी को। ओके, ये मिट्टी का एक और नाम है रेगुर सॉइल। रेगुर सॉइल, ये काली मिट्टी जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को दक्कन का जो पठार वाला इलाका है ना, वहां पर में आपको बहुत ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, इन इलाकों के अंदर में आपको काली मिट्टी बहुत ज्यादा मिलेंगी, काली कपास की मिट्टी। ओके, तो ब्लैक सॉइल को क्या कहा जाता है, ये एक चीज आप लोग याद रखिएगा जरूर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है आप लोगों का, इसको जो है आप लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हो। देखिए फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी या आपको जो ब्लैक मिट्टी होती है ना, आप लोगों को याद रखना है, इसके अंदर में मॉइस्चर रिटेन करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। मॉइस्चर रिटेंशन का मतलब होता है आप लोगों का पानी को जमा वो करने की, इस वजह से ये चिपचिपी मिट्टी भी होती है आप लोगों की, क्लेई सॉइल होती है, ठीक है। इसके अंदर में क्रैक आ जाते हैं, जिसमें से हवा इसके अंदर जाती है, तो ऑक्सीजन और बाकी की जो गैसेस है वो भी इसके अंदर में बहुत आसानी से मिल जाती है। 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया? पहली बात तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है क्या चीज? ये आपका पंचायत से रिलेटेड है, पंचायती राज से रिलेटेड है। ये आप लोगों का पास हुआ था 1992 में। उस समय में प्रधानमंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव जो है वो प्रधानमंत्री थे, ये याद रखना है आप लोगों ने उस समय में। ओके, ये जो 73rd नंबर का संविधान संशोधन है आप लोगों का, इसके जरिए भारत के संविधान में पार्ट नंबर 9 जोड़ा गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, पार्ट नंबर 9, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, भाग नंबर 9 और अनुसूची नंबर 11। देखो, भाग नंबर 9 का मतलब होता है हमारे संविधान में जितने आर्टिकल्स है ना, उनको छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया, चैप्टर्स में। तो चैप्टर नंबर 9 जो बोल दीजिए आप, या भाग नंबर 9 बोल दीजिए, पार्ट नंबर 9 बोल दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और एक है अनुसूची, अनुसूची मतलब शेड्यूल, जो हम संविधान में बीच में नहीं लिख सकते थे, हमने लास्ट में उसकी सूची जोड़ दी है, लास्ट में। तो ऐसी 12 अनुसूचियां या शेड्यूल है जो संविधान के लास्ट में जोड़े गए हैं। ओरिजिनली 8 ही थे, ठीक है, फिर हमने 4 और जोड़े धीरे धीरे करके, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो 11वें नंबर की अनुसूची, शेड्यूल नंबर 11 भी इसी से जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है। तो 73rd नंबर के संविधान संशोधन के जरिए 9वें नंबर की सूची और 11वें नंबर का शेड्यूल जोड़ा गया है। 11वें नंबर के शेड्यूल के अंदर में क्या है, वो अनुसूची मतलब क्या होता है, लिस्ट, सूची मतलब लिस्ट, है ना। तो इसमें 29 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी गई है जो काम पंचायतों के है। तो पंचायत का काम क्या क्या होगा भाई, ठीक है, साफ सफाई रखवाना, ठीक है, मार्केट को मैनेज करना, ठीक है, वहां पर में कब्रिस्तान, शमशान घाट, जो भी सारी चीजें उनको मैनेज करना, छोटे मोटे जो टैक्स होते हैं वो कलेक्ट करना, ठीक है, स्कूल्स, जो पंचायत की स्कूल्स होती है उनकी देखरेख करना, ये सारा काम जो है, ये 29 सब्जेक्ट जो है 11वीं अनुसूची के अंदर में लिस्ट किए गए हैं। अब बीच में जोड़ते तो बड़ा हो जाता संविधान, तो बोले लास्ट में जोड़ देते करके उसको, ठीक है। भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से अपनाई गई है? मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स, ये सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला पूरा का पूरा चैप्टर करवाने वाला, वो भी न्यू बैच के अंदर में, ठीक है, कल। तो सभी जितने भी लोग हैं वो अगर अभी तक टीचिंग परीक्षा के कोर्स के साथ में नहीं जुड़े तो वो जुड़ सकते हैं, ताकि आप लोगों को सभी को ये मिल जाए कोर्सेस। तो भारतीय संविधान में संवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो संवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिसमें, देखो क्या है ना, एक है लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, एक है राज्य सरकार जिसमें कानून बना सकती है। जैसे कुछ चीजें ऐसी है जिसमें केंद्र सरकार का अधिकार है, केंद्र सरकार ही कानून बनाएंगी उस मामलों पर। कुछ चीजें ऐसी है जिसमें राज्य सरकार कानून बनाएंगी। और संवर्ती सूची तीसरे नंबर की ऐसी सूची है जिसमें दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं उसके ऊपर में। ये हमने कंसेप्ट ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, संवर्ती सूची का। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, संवर्ती सूची का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है इस क्वेश्चन की, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, देखिए अलग अलग जगहों से कौन कौन से संविधान से क्या क्या हमने लिया है, इसके ऊपर में हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग चाहते हो सारे क्वेश्चंस मैं करवा दूं, एक एक पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चंस करा दूं,
अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जी सर करवा दीजिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर यहाँ से स्टार्ट करके, ठीक है, यहाँ तक हर एक चीज पर क्वेश्चन बना दूंगा आप लोगों के लिए, और हर एक चीज पर प्रैक्टिस करा दूंगा आपकी, ठीक है। हर एक चीज के ऊपर में जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, टफ से टफ क्वेश्चन, जोड़ियां मिलाने वाले, फिल इन द ब्लैंक, ठीक है, ट्रू फॉल्स, ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा अगर आप लोग चाहते हो तो। जितने बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर, मैं सबसे पहले तो उन लोगों ने लाइक कर देना है सेशन को, और जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कर देंगे। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब हर बच्चा कर देगा, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन करवाने के लिए रेडी हूँ आपको। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में ये कहा गया है आप लोगों से, ठीक है, कि राजा राम मोहन रॉय, एनी बेसेंट, आत्माराम पांडुरंग और स्वामी दयानंद, ठीक है, तो राजा राममोहन रॉय की जोड़ी किसके साथ में लगेंगी? क्या है यहाँ? आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्राह्मो समाज, प्रार्थना समाज। तो भाई ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, तो एक ही जोड़ी लगने वाली है 3 के साथ में, ठीक है, एक ही जोड़ी 3 के साथ में। तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 एलिमिनेट हो गया। एनी बेसेंट, ठीक है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। वैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के ऊपर में मैं आपको पूरा 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ अभी के अभी, ठीक है, बट अभी फिलहाल में आप ये समझिए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, न्यूयॉर्क के अंदर में, ठीक है। ओके, मैडम ब्लावत्स्की, मैडम ब्लावत्स्की, ठीक है, और कर्नल ऑलकोट, ऑलकोट, उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी, ब्लावत्स्की और ऑलकोट ने, न्यूयॉर्क में। बाद में इसका हेडक्वार्टर जो है वो दक्षिण भारत के अंदर में मद्रास के पास में अडियार नाम की एक जगह, वहां पर में स्थापित कर दिया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के लिए ही एनी बेसेंट भारत आई थी, संस्थापक नहीं थी ये, उससे जुड़ने के लिए आई थी, तो उनका रिलेशन है कोई ना कोई। तो बी की जोड़ी 2 के साथ, ठीक है, 3, बी की जोड़ी 2 के साथ, आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज, मुंबई में किया था इन्होंने, ठीक है, बॉम्बे में। आत्माराम पांडुरंग, सी की जोड़ी लगेंगी 4 के साथ, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, 1875 बॉम्बे में स्थापना की थी, बाद में लाहौर शिफ्ट कर लिया था। तो डी की स्थापना हो जाएंगी आप लोगों की 1 के साथ में। तो 3 2 4 1, 3 2 4 1 कहा दिया भाई, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में 79% लोगों ने बी आंसर लगाया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, ये पीआरटी के लिए भी है, और सारे ही सब्जेक्ट जितने भी आपके उनके लिए है आपकी क्लासेस। तो जितना ज्यादा आप लोग लाइक एंड शेयर करते रहोगे, जितना ज्यादा आप लोग लाइव रहोगे, जितना ज्यादा जो है आप अलग अलग ग्रुप्स के अंदर में, क्योंकि यहाँ पर मैं हम लोग उसको ट्रेस कर सकते हैं कि कितना ज्यादा शेयर किया गया इस बच्चे ने, हम लोग हर जगह से, क्योंकि जब देख एनालिटिक्स में देखते हैं कि कितना व्यूअरशिप कहाँ से आई है, वो दिखता है। तो आप लोगों का कितना जो है आप लोग उसमें कर रहे हो वो पता चल जाएगा। चलो, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कहां पर में हुआ था? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जैसे ये कोड बन जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, 1 नंबर यहाँ पर में भी मिल जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कहां पर में इसकी स्थापना हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, ढाका, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस थी ना हमारी, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके, वैसे ही एक और पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, आजादी से पहले, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसका गठन 1906 में हुआ था ढाका के अंदर में। और इसी जो पार्टी थी मुस्लिम लीग पार्टी, उसके द्वारा पाकिस्तान का निर्माण करवाया गया था। इनसे, इसके नाम में मुस्लिम था, लेकिन इससे ज्यादा मुस्लिम कांग्रेस में थे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में। बट इनको जो है ना वहम हुआ हुआ था, ठीक है, वो एक होता है ना यहाँ पर में कि भाई कि ऐसा लग रहा था इनको कि ये मुस्लिम्स का प्रतिनिधित्व करे, बट एक्चुअल में ऐसा था नहीं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, उसके तहत इस पार्टी को बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से देश का बंटवारा हो गया आखिरकार जाकर बाद में, ठीक है। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखेंगे आप लोग। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 1 डिग्री अक्षांश, देखिए आप लोगों को ये बताना है कि ये हमारा भारत है, मान लीजिए ये हमारी दुनिया है, ठीक है। हमारी दुनिया में ये जो बीचों बीच के अंदर में जो लाइन है, ये है 0 डिग्री वाली लाइन, 0 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर फिर यहाँ पर में 1 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया, समझ जाना आप लोग, 2 डिग्री नॉर्थ, ऐसा करते 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 आप जब जाओगे तो यहाँ पर में 90 डिग्री नॉर्थ पे पहुंच जाओगे। सेम गोज विथ साउथ, यहाँ पर में 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ठीक है, और यहाँ पर में 90 डिग्री साउथ हो जाएगा आपका। आपसे बोला जा रहा है कि ये दो जो डिग्रीज है, मतलब हर एक 2 डिग्री के बीच में 1 डिग्री का जो फर्क आ रहा है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? तो उसके बीच में जो डिस्टेंस आता है वो आप लोगों को बताना है, बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज जो ये डिस्टेंस आता है फ्रेंड्स आप लोगों का, ठीक है,
ये आता है आप लोगों का 111 किलोमीटर का, ऑन एन एवरेज 111 किलोमीटर का। मैं इसको अगर माइल्स में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि आपको पता है देखो किलोमीटर एक मापने का यूनिट है, वैसे ही माइल्स भी एक यूनिट है। कितने लोगों को पता है ये बात, माइल्स में भी मापा जा सकता है इसको, माइल्स के अंदर में, मील में, है ना, पता है ना, किलोमीटर और मील दोनों है, ठीक है। तो वैसे ही फ्रेंड्स अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं तो 69 माइल्स हो जाता है ये, माइल्स, दो इसका दो जो है 1 डिग्री अक्षांश का जो डिफरेंस है उनके बीच में, ये याद रखना है आप लोगों ने, तो प्लीज इसको याद रखिए। अच्छा यहाँ से एक क्वेश्चन का जन्म होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन का जन्म मतलब वो पहले से हुआ था जन्म, हमने फिर से जन्म दे दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 मील मतलब कितना किलोमीटर, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो मैं दोनों के दोनों याद करवा दूं आप लोगों को, रेडी हो आप लोग, दोनों के दोनों चीजें, जल्दी से सेशन को लाइक कर देगा हर एक बच्चा, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे हर एक क्वेश्चन जो जो बन सकते हैं आप लोगों के सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो 1 किलोमीटर मतलब कितना माइल्स, कितना माइल्स ये आप लोगों को पूछा जा सकता है, और एक बन सकता है उल्टा इसका, 1 माइल मतलब कितना किलोमीटर, 1 माइल मतलब कितना किलोमीटर, अरे यार एक तो ये मिट जाता है 1, ठीक है, किलोमीटर मतलब कितना माइल, या आप लोग बताएंगे कितना माइल, ठीक है, और 1 माइल मतलब कितना किलोमीटर, चलो दोनों क्वेश्चन कर देंगे आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का 1 किलोमीटर मतलब कितना, तो ये हो जाता है आप लोगों का 1.609 माइल्स, ठीक है, 1.6, ठीक है, आप लोगों का 1.6 माइल्स आप लोग किलोमीटर बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों का ये इधर में इस तरीके से 1 माइल मतलब 1.609 किलोमीटर आप लोगों का हो जाता है। 1 किलोमीटर मतलब कितना माइल अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो 0.6213, ठीक है, माइल्स हो जाता है ये आप लोगों का, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो 1 माइल का मतलब, 1 माइल 1 मील का मतलब होता है आपका 1.609 किलोमीटर, 1 मील का मतलब, और 1 किलोमीटर का मतलब कितना होता है, ठीक है, तो 0.6213 माइल्स, ठीक है। मतलब किलोमीटर ज्यादा बड़ा है या माइल ज्यादा बड़ा है, आप खुद बता दीजिए यहाँ पर, में किलोमीटर ज्यादा बड़ा है या माइल ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स की माइल की जो वैल्यू है वो किलोमीटर से ज्यादा बड़ी है, 1 माइल मतलब 1.6 मतलब 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है 1 माइल, 1 मील, ठीक है, 1 मील जो है वो किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तभी तो 1 मील मतलब 1.609, ठीक है, किलोमीटर। इसी वजह से जो 1 डिग्री हम लोगों ने देखा कि 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है 1 डिग्री डिस्टेंस, ठीक है, आप लोगों का ओके वो 111 किलोमीटर होता है, वही अगर हम इसको मील में गिनेंगे तो 69 माइल्स हो जाता है। तो देखो माइल्स बड़ा इस वजह से तो कम नंबर में आ गया ना, वो डिस्टेंस कम नंबर के अंदर में आ गया, ऐसे आप लोगों ने याद रखना था। तो मुझे आप सभी लोग ये नंबर्स लिखकर बताइए कमेंट के अंदर में, क्योंकि जब आप लोग लिखोगे ना तभी आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगा, ठीक है। माइल्स देखिए ऐसा नहीं है कि समुद्र में ही गिना जाता है, वो नॉटिकल माइल्स होता है, ठीक है, नॉटिकल माइल्स है। अब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी आप लोगों की, आप लोगों से पूछा जा सकता है 1 नॉटिकल माइल्स मतलब कितना किलोमीटर, हमेशा याद रखना आप लोगों ने, नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है आप लोगों का जो समुद्र में समुद्री मील उसको बोलते हैं, वो अलग चीज है आप लोगों की, ठीक है। तो वो प्लीज उसको अलग मानिए आप लोग, वो अलग चीज है आपका, ठीक है। अगर लिखना है तो मैं लिख भी देता हूं आप लोगों के लिए, कोई बात नहीं है इसके लिए। 1 नॉटिकल माइल, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर होता है वो, ठीक है, 1.852 किलोमीटर, और जो नॉर्मल वाला माइल है 1.609 किलोमीटर होता है। तो नॉटिकल माइल और नॉर्मल माइल्स के अंदर में फर्क है, ठीक है। आप जितना ज्यादा आगे जाना चाहोगे हम लोग कर लेंगे, उसके अंदर में कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। चलो किसी ने बात पूछा था सर माइल और नॉटिकल माइल में फर्क है क्या, जी हाँ बिल्कुल फर्क है, ये 1.609 होता है, ये 1.852 किलोमीटर होता है। समझ में आ गया क्या, लिख के अच्छा इस पर क्वेश्चन पूछेगा जोड़ियां मिलाने वाला कल वाले लेक्चर के अंदर में, अगर हाँ तो बताइएगा जरूर। और टीचिंग परीक्षा के जो पेड कोर्सेस है उसके अंदर में भी हम इसको डाल देंगे, इसका कन्वर्जन वाला जो है कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ इमेज डाल देंगे और उसमें कन्वर्जन के ऊपर में कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे हम लोग, ओके।